जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं 2024 बजट को। 24 बजट को कुछ पॉइंट्स में हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि आपके लिए क्या इसमें निकल के आता है। हालांकि जो पॉलिटिकल एनालिसिस है और साथ ही साथ इकोनॉमी एनालिसिस है, उनका कहना है कि जो पुरानी योजनाएं थी उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम किया गया है, कुछ उसमें सुधार किया गया है। लेकिन अगर महत्वपूर्ण बात करें तो डायरेक्ट जो जनता को बेनिफिट मिलना चाहिए उसको डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन कुछ नई चीज़ें निकल के आई हैं जिसमें हम बात करेंगे तो कुछ नई स्कीम लेके आई है सरकार, जो उन लोगों को मदद कर सकती है, जैसे 2 करोड़ मध्यम वर्ग के लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करना, या और भी कई चीज़ें इसमें निकल के आ रही है, जैसे बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाना। तो किनको मिलने वाला है ये तो अभी क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी हम ये जानेंगे कि क्या क्या पूरा बजट किया गया है। मोदी सरकार का ये दूसरा अंतरिम बजट है और इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण थोड़ा कम समय का रहा, यानी कि लगभग 58 मिनट का, 2 मिनट कम 1 घंटे का था। लेकिन कई छोटे छोटे ऐलान इसमें किए गए हैं। इन जरूरी बातों को यहाँ हम कुछ पॉइंट्स में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉइंट में कैसे जानेंगे, इसका असर आपके ऊपर कैसे पड़ने वाला है, जो जरूरी पॉलिसी डिसीजन जिनका आप पर असर होगा वो आपको जानना जरूरी है। टैक्स में बदलाव नहीं हो गए हैं, पहले की तरह ही 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। सरकार ने आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। पुराना टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। वहीं नया टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स यानी कि इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। पुरानी टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब क्या है, अगर हम बात करेंगे तो 2.5 लाख रुपए पर 0%, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% और 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% टैक्स की दर है और 10 लाख से अधिक पर 30% की टैक्स की दर है। नई टैक्स रिजीम में क्या है, हमने स्लाइड लगाई हुई है, आप उसको देख रहे होंगे। नई टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब जो है, इसमें 3 लाख तक में जो कमाई है 3 लाख पर 0%, 3 से 6 लाख पर 5%, 6 से 9 लाख रुपए पर 10% का टैक्स है और 9 से 12 लाख रुपए पर 15% का टैक्स है और 12 से 15 लाख रुपए पर 20% का टैक्स है और 15 लाख से अधिक अगर है तो 30% का टैक्स की दर इसमें लगाई गई है। अब बात करते हैं पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स के मामलों में टैक्स माफ़ करना 1 करोड़ करदाताओं को कैसे फ़ायदा होगा। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है उन लोगों को जिनके ऊपर पहले से कोई छोटे मोटे केस चल रहे हैं इनकम टैक्स के। 1962 से वित्त वर्ष 2009-10 तक के पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स के मामले में टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा। हालांकि ये तभी होगा जब आप पर 25,000 रुपये तक का टैक्स बन रहा हो। इसी तरह 2010-11 से 2014-15 के बीच पेंडिंग मामलों में इनकम टैक्स से जुड़े 10,000 रुपये तक के मामलों को वापस लेने का फैसला किया गया। इससे 1 करोड़ करदाताओं को फायदा होगा, ऐसी जानकारी निकल के आ रही है। अब बात करते हैं रूफटॉप सोलर से 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी, ऐसा सरकार द्वारा कहा जा रहा है। 1 करोड़ परिवारों को इससे फायदा होगा। क्या है योजना, ये आपको हम बताते हैं। रूफटॉप सोलर के जरिए 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। सरकार साल 2014 से नेशनल रूफटॉप स्कीम चला रही है। वहीं पीएम मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का भी ऐलान किया है। इसमें 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगेंगे। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो MPS हिंदी चैनल पर आप जाइए, कुछ ही वीडियो के नीचे जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर ये योजना पूरा एक्सप्लेन करके हमारे द्वारा बताई गई है, यानी कि मोहन पाठक सर के द्वारा बताई गई है। अब बात करते हैं 40,000 बोगियों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदला जाएगा और 3 नए कॉरिडोर की घोषणा की गई है। तो क्या ट्रेनों में कुछ बदलाव किए जाएंगे, उसकी अगर हम बात करें तो यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में सुधार के लिए 40,000 बोगियों को वंदे भारत मानक में बदलने की घोषणा की गई है। इसके अलावा रेलवे के लिए 3 नए कॉरिडोर की घोषणा हुई है। एनर्जी और सीमेंट कॉरिडोर, जिसमें सीमेंट और कोयला ढोने के लिए अलग से बनेगा। पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, ये कॉरिडोर देश के प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ेगा। हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, ये है जिन मार्गों पर ट्रेनों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर ये बनाई जाएगी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत इन कॉरिडोर्स की पहचान की गई थी। इन कॉरिडोर्स से कास्ट कम करने में मदद मिलेगी।
अब बात करते हैं उड़ान स्कीम की, जिसे UDAN के नाम से जानते हैं। उड़ान स्कीम के तहत नए एयरपोर्ट बनाने की बात की जा रही है। मौजूदा जो एयरपोर्ट हैं इनका विस्तार भी होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। स्कीम के तहत नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और पहले से मौजूद एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। 2016 में इस स्कीम को शुरू किया गया था। इसका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर कनेक्टिविटी के विकास पर ध्यान केंद्रित करके उड़ान सेवाओं को आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाना था। 7 साल में एयरपोर्ट दोगुने हुए हैं, 47,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं। तो अगर हम एयरपोर्ट की बात करेंगे तो 2015 में 74 एयरपोर्ट थे, 2022 में 149 एयरपोर्ट हैं। नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो 2015 में 97,991 किलोमीटर था, वहीं 2022 में 1,44,634 किलोमीटर है। जब हम 2015 की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि 2014 में प्रधानमंत्री यानी कि नई सरकार बनी थी NDA की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। उससे पहले प्रधानमंत्री आपके मनमोहन सिंह जी थे। तो 2015 से अगर हम जोड़ रहे हैं तो यानी कि 2015 में जो नई सरकार थी उसके बाद से जो डेवलपमेंट हुए हैं। एयरक्राफ्ट मूवमेंट यानी कि 2015 में 16 मिलियन टन था, वहीं 2022 में 25 मिलियन टन था। हमने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, उससे आप समझने की भी कोशिश कर सकते हैं। कार्गो ट्रैफिक की बात करेंगे, जो बड़े बड़े मालवाहक विमान होते हैं सरकार के, आर्मी के भी मान सकते हैं, तो 2015 में 581.3 मिलियन टन थे, वहीं 2022 में 720 मिलियन हो गया था। इलेक्ट्रिक रेल रूट की बात करेंगे तो 2015 में 22,224 किलोमीटर था, वहीं 2022 में 50,394 किलोमीटर हो गया है। अब बात करते हैं मध्यम वर्ग के लिए, जिस योजना की हम बात कर रहे थे कि ये काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा। जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं उनको आवास योजना यानी कि ग्रामीण आवास का भी दायरा इसमें बढ़ाने की बात की गई है। PM आवास योजना ग्रामीण यानी कि गाँव के क्षेत्रों में PM आवास योजना जो चलाई गई है, इसके तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा किया गया है। वहीं अगले 5 साल में और 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार योग्य मध्यम वर्ग के लिए अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक आवास योजना शुरू करेगी। यानी कि अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, आप मध्यम वर्ग के हैं, तो ये योजना आपके लिए आएगी। लेकिन इसका क्या क्वालिफिकेशन है, अभी इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं आई हुई है, तो इसके लिए अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाया गया है। अब कवर की जाएंगी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को इसके दायरे में लाया जाएगा। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। यह योजना देश के कम आय वर्ग वाले नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा देती है। इस योजना में अभी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में मिलता है। अगली बात करेंगे जो महत्वपूर्ण होगा उन महिलाओं के लिए जो गरीब महिलाएं हैं। इन्हें लखपति दीदी का दायरा बढ़ाया जाएगा। जो लखपति दीदी होती थी, इनका दायरा बढ़ाया जाएगा। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट किया गया, यानी कि 3 करोड़ महिलाओं को लाखों रुपए तक की उनके पास व्यवस्था हो जाए, ऐसी व्यवस्था बनाने की बात की जा रही है। लखपति दीदी क्या है, इसको हम थोड़ा आपको बताएंगे डिटेल में, तो आइए ध्यान लगाकर सुनिए। बजट में लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट रखा गया है। पहले ये टारगेट 2 करोड़ था। इस योजना के तहत अभी तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जा चुका है। योजना के तहत महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्री, एजुकेशन या दूसरी ज़रूरतों के लिए स्मॉल लोन दिए जाते हैं। लखपति दीदी योजना का लाभ लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, जिनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए। अब थोड़ा हम बात करते हैं यूविन प्लेटफॉर्म के जरिए टीकाकरण। 9 से 14 साल की बालिकाओं को फ्री में टीका देने की बात की जा रही है। यूविन प्लेटफॉर्म के जरिए टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए 9 से 14 साल की बालिकाओं को फ्री टीका लगेगा। भारत में ब्रेस्ट कैंसर के बाद महिलाएं सबसे अधिक सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती हैं। हर साल सर्वाइकल कैंसर की 1 लाख से 25,000 से अधिक मरीज मिलती हैं। इससे मरने वालों की संख्या 77,000 से ऊपर है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 11.1% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा।
इस साल केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में 11.1 से बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, जो जीडीपी का 3.4% है। पिछले साल ये बजट 10 लाख करोड़ रुपए था। ये पैसा सरकार एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और अस्पताल बनाने जैसे मेगा प्रोजेक्ट के लिए खर्च करेगी। अब बात करेंगे डिफेंस के, जो हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। डिफेंस बजट के लिए सबसे ज़्यादा 6.2 लाख करोड़ पिछले साल से 3.4% इसको बढ़ाया गया है। भारत का डिफेंस बजट अब 6.20 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल डिफेंस का बजट 5.93 लाख करोड़ रुपए था, यानी इस बार डिफेंस बजट में 3.4% की वृद्धि की गई है। सरकार ने इस साल तीनों सेनाओं की सैलरी के लिए 2.82 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये पिछले साल के मुकाबले यानी कि 12,652 करोड़ रुपए ज़्यादा है। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि की बात करेंगे तो कृषि के लिए मिले सबसे कम 1.27 लाख करोड़, पिछले साल से 1.6% बढ़ा, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा देना चाहिए जब से देश आज़ाद हुआ है उसी को सबसे कम बजट मिलते आ रहा है। यानी कि किसानों को जो बजट मिलना चाहिए वो बजट नहीं मिल पाता है। यानी कि उनको जो कह सकते हैं कृषि कार्य हो तो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको खरीदने के लिए, जो जैसे ट्रैक्टर हुआ, हल हुआ, ये सब चीज़ें खरीदने के लिए उसको राहत देनी चाहिए, उनको डीजल पेट्रोल पर राहत देनी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं होता, सिर्फ एक सोलर पंप की व्यवस्था की गई थी पिछले सालों। तो आइए बात करते हैं कि इसमें क्या किया गया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को 1.27 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। ये पिछले साल के मुकाबले केवल 2,000 करोड़ रुपए ज़्यादा, यानी कि 1.6% बढ़ा है। पिछले साल एग्रीकल्चर बजट के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। बात करते हैं मछली पालन यानी कि मत्स्य संपदा योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे 55 लाख नए रोजगार देने की बात की जा रही है। जल कृषि उत्पादकता को 3 टन से बढ़ाकर 5 टन किया जाएगा। निर्यात को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ तक ले जाने की योजना बन रही है। मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख रोजगार सृजित करने की बात की जा रही है। बात करते हैं किस मंत्रालय को कितना बजट आमंत्रित किया गया है। तो रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ रुपए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.8 लाख करोड़ रुपए, रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपए, वहीं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ रुपए, गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ रुपए और ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय 1.68 लाख करोड़ रुपए, वहीं संचार मंत्रालय 1.37 लाख करोड़ रुपए और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ की बात की गई है। बात करते हैं टैक्स सेवी यूथ के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कोष दिया गया है। 50 साल तक ब्याज नहीं लगेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा ध्यान रखें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक्नोलॉजिकल रिसर्च की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कोष की घोषणा की है। ये लोन 50 साल के लिए होगा। इस पर कोई ब्याज भी नहीं लगेगा। इसका फ़ायदा प्राइवेट सेक्टर को अपनी रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाने में मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस फंड का मकसद भारत के टेक सेवी यूथ को ध्यान में रखना है, यानी कि रिसर्च कर सकते हैं। बजट का क्लाइमेट चेंज पर भी फोकस किया गया है। इसमें 6,585 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने की बात की जाए है। 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट अचीव करने के लिए सरकार ने अमोनिया, मेथेनॉल गैस का आयात कम करने की ठानी है। इसके लिए देश में ही 2030 तक कोयले को गैस से बदलकर फ्यूल बनाने के लिए फैसिलिटी सेटअप की जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग के लिए 6,585 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार विभिन्न विभागों के तहत मौजूदा अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजनाएं शुरू होंगी। टूरिस्ट स्कूबा डाइविंग कर सकेंगे। ये क्या है, इसको आइए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ब्लू इकोनॉमी का मतलब समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था या समुद्री संसाधनों का रिसर्च कर विकास करना। तटीय राज्यों के पास ब्लू इकोनॉमी के जरिए केंद्र सरकार विकास पर फोकस करती है। यह भारत का पहला ऐसा समुद्री मिशन है जिसमें टूरिस्ट को समुद्र की गहराइयों में स्कूबा डाइविंग कराई जाएगी। ब्लू इकोनॉमी का देश की जीडीपी में करीब 4% योगदान माना जाता है। बात करते हैं टूरिज्म को लेकर। आपने देखा होगा कि हाल में मालदीव और लक्षद्वीप
वाला मामला कैसे आया था, तो वो टूरिज्म को ही लेके था और मालदीव आज भी सर्वाइव कर रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों मालदीव की संसद में वहाँ पे कैसे पटकी पटका हो गया था। टूरिज्म के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, यानी कि ब्याज नहीं लिया जाएगा, ऐसी बात की जा रही है। आइए देखते हैं क्या है इसमें। राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का डेवलपमेंट करने, ग्लोबल लेवल पर उनकी ब्रांडिंग करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है। सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर केंद्रों की रेटिंग के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इसके लिए राज्यों को बिना ब्याज के लोन मिलेंगे। डोमेस्टिक टूरिज्म को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर पोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इससे रोजगार पैदा करने में भी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं FDI इनफ्लो 10 साल में दोगुना होगा। विदेशी निवेश के लिए फॉरेन पार्टनर से बात की जाएगी। क्या है मामला? 2014 से 2023 के दौरान FDI इनफ्लो $596 बिलियन था। यह 2005 से 2014 के दौरान हुए इनफ्लो से दोगुना है। वित्त मंत्री ने कहा, लगातार विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हम फॉरेन पार्टनर्स के साथ 22 द्विपक्षीय निवेश संधियों पर बातचीत कर रहे हैं। बात करेंगे 2025 से 2026 तक राजकोषीय घाटा 4.5% करने का टारगेट है। अभी ये GDP का 5.1% है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है, जो कि 2023-24 से 0.7% कम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक राजकोषीय घाटा GDP का 4.5% रह जाएगा। 2 साल में राजकोषीय घाटा 4.5 करने का टारगेट है। अनुमानित राजकोषीय घाटा जो है वो आपको समझ लेना चाहिए चित्र के माध्यम से जो हमने लगाया हुआ है। राज्यों में सुधारों की जरूरत, इसके लिए 75,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट फ्री देने की बात की जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए राज्यों में कई विकास सक्षम सुधारों की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकारों को 50 साल के लिए 75,000 करोड़ रुपए बिना ब्याज के दिए जाएंगे। बात की जाए स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवा ट्रेड यानी कि 390 यूनिवर्सिटी बनाने की बात की जा रही है। 390 यूनिवर्सिटी बनाने की बात की जा रही है। तो इसके तहत निर्मला सीतारमण ने क्या कहा? तो वित्त मंत्री ने बताया कि स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेड और 54 लाख लोगों को री स्किल किया गया है। 3,000 नई ITI बनाई गई है। उच्च शिक्षा के लिए 7 IIT, 16 IIIT और 7 IIM और 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएंगी। बात करते हैं 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने की बात की गई है और 34 लाख करोड़ रुपए खातों में भेजे गए हैं। यानी कि अगर बात की जाए तो यहाँ पर अपना प्रचार भी भाजपा के द्वारा की गया है, यानी कि NDA सरकार के द्वारा अपनी पुरानी उपलब्धियों को भी गिनाने का काम किया गया है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ रुपए खातों में भेजे गए हैं। PM किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद की गई है। वहीं पर 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद करने की बात की गई है। 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ देने की बात की गई। वित्त मंत्री ने बताया कि हर घर जल योजना से पानी पहुंचाया जा रहा है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है। 4 करोड़ किसानों को PM फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है। PM किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद दी गई है। तो ये सारी चीज़ें थी जो सरकार ने अपने अंतरिम बजट में बताया है। और इसकी बात की जाए, मैंने पहले ही बताया कि कोई राहत इसमें बहुत ज़्यादा नहीं मिली हुई है। और डायरेक्ट अगर बेनिफिट की बात करें तो मतलब नए बजट से जो लोगों को उम्मीद थी कि चुनावी साल है, तो इसको हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, यानी कि NDA सरकार का कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि कोई बिना लालच दिए भी उनको लगता है कि उनकी सरकार रिपीट हो जाएगी। और इसीलिए शायद कुछ बड़ी जो चुनावी घोषणा होती है उनको नहीं लिया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस घोषणा के बाद भी क्या जनता इनको अगले बजट तक रोके रहती है, यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना चाहती है, या जो इस समय सड़कों पर घूम रहे हैं हमारे युवराज राहुल बाबा, क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे या खड़गे प्रधानमंत्री बनेंगे, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे। ममता दीदी तो अलग हो चुकी हैं, नीतीश कुमार तो बीजेपी खेमे में ही आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल का भी नंबर है, क्योंकि हेमंत सोरेन के बारे में हमने बताया था कि कल ही गिरफ्तारी हो चुकी है उनकी। अरविंद केजरीवाल पर भी ED की तलवार लटकी है, बार बार समन भेजे जा रही हैं और कब तक बचेंगे इसका कोई आप जानकारी नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन एक दिन उनको भी जेल जाना पड़ेगा। जैसा कि हेमंत सोरेन के साथ हुआ, तो सब मिला जुलाकर रास्ता क्लियर नज़र आ रहा है।
भाजपा को, और इसीलिए बजट में कुछ खास चीज़ें नहीं लाई गई हैं। जैसे युवाओं की बात की जाए, उनको डायरेक्ट बेनिफिट जैसे एजुकेशन लोन जैसी चीज़ें लानी चाहिए थी। जो छात्र गरीब हैं, जो पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं लानी चाहिए थी। छात्रों के लिए इंटरनेट फ्री करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो मैं कहूँ पर्सनली तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई है इस बजट से। जय नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचार भी बताइए कि आपको कैसा लगा ये बजट।